नमस्कार दोस्तों, चैनल 24 प्लस न्यूज के मैडी टॉक शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट रीना शर्मा। दोस्तों, जिस तरह से विज्ञान ने चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति की है, उसी तरीके से जो सर्जरी का विभाग है उसमें पहले शुरू में लेजर टेक्निक्स, माइक्रोस्कोपिक सर्जरीज, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज और आज के तारीख में यूज करते हैं रोबोटिक सर्जरीज, जो हम सुनते थे कि यूएस, यूके, ताइवान इन सिटीज में होती है, वो अब भारत में भी पॉसिबल हो गई है। तो उसी के क्षेत्र में बात करने के लिए आज बहुत ही खास चिकित्सक, जो कि एक रोबोटिक सर्जन, एक एडवांस लेजर सर्जन और लेप्रोस्कोपिक सर्जन है, वो हमारे शो में उपस्थित है। तो आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। नमस्कार सर, आपका हमारे स्वागत है बहुत बहुत इस शो में। सर, आप अपने बारे में बताइए हमारे दोस्तों को कि आपका जो एक्सपीरियंस इस सर्जरी के क्षेत्र में रहा है वो कैसा रहा है। खमागढ़ी जोधपुर और चैनल 24 न्यूज को भी और आपको भी धन्यवाद। सबसे पहले मेरा नाम डॉक्टर सौरभ त्रिवेदी है। मैं एक लेजर लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जन हूँ। मैं विनायका हॉस्पिटल जोधपुर के अंदर काम कर रहा हूँ और मेरी एजुकेशन जो है MBBS उदयपुर से, देन शिमला से मेरी MS, देन एम्स जोधपुर और मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर मैंने रोबोटिक के अंदर फेलोशिप की। और अब मैं जोधपुर में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ एट विनायका हॉस्पिटल। और मैं जोधपुर से ही बिलोंग करता हूँ। मेरी स्कूलिंग दिल्ली पब्लिक स्कूल जोधपुर से ही हुई है और मैं आप ही के जोधपुर का ही निवासी हूँ। सर, एक सवाल था कि रोबोटिक सर्जरी, आपको क्या ऐसा महसूस हुआ कि आपको ये रोबोटिक सर्जरी में जाना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे फील्ड थे आपके सामने ओपन, तो आफ्टर सर्जन आपने रोबोटिक सर्जरी क्यों चूज किया, या आपने कहाँ से जाके अपना ये रोबोटिक सर्जरी का डिग्री लिया? इसकी एक छोटी सी स्टोरी है मैम जी। मेरा MS का फाइनल ईयर का एग्जाम चल रहा था। प्रैक्टिकल के अंदर मुझे क्वेश्चन पूछा गया, रिसेंट एडवांसेस इन सर्जरी, ओके, इन रोबोटिक सर्जरी। सो आई वॉज एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। तो मैंने रोबोटिक सर्जरी के बारे में जो भी मैंने पढ़ा था, जो हमारे करिकुलम में होता है, वो जब मैं बता रहा था, तो बताने के बाद जो प्रोफेसर थे, बहुत ही सीनियर प्रोफेसर, उन्होंने मुझसे पूछा आप कहाँ से हो? तो मैंने उन्हें कहा कि मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ। तो उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन किया, क्या वहां पे रोबोटिक सर्जरी अभी हो रही है? उस टाइम तक नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा नहीं सर, अभी तो नहीं हो रही है। वो मेरा लास्ट प्रैक्टिकल था और जाने के बाद में सब लोग खुश थे कि सब हो गया, बट आई वॉज वेरी लिटिल टेंस कि यार जोधपुर में क्यों नहीं होती। उसके बाद से जो है मेरा विजन वही चला गया कि मुझे रोबोटिक सर्जरी करनी है। रोबोटिक्स के अंदर सब कुछ मेरे को सीखना है, करना है। और उसके बाद से मेरा जो रुचि है पूरी रोबोटिक सर्जरी। तो ये बोल सकते हैं कि आपके प्रोफेसर सर जो थे, उन्होंने आपको इंस्पायर किया इस फील्ड को चुनने के लिए। बिल्कुल, उन्होंने इंस्पायर किया। और दूसरा जो डॉक्टर प्रदीप शर्मा है, न्यूरोलॉजिस्ट है, उनको भी मैंने उस दिन जो कॉल किया था, पूछा था, बोला था कि सर ऐसी ऐसी बात है। सर ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, जोधपुर के अंदर हम चालू करेंगे रोबोटिक सर्जरी और सब पेशेंट्स के लिए अफोर्डेबिलिटी और जो है इजीली अवेलेबल कराएंगे। जी बिल्कुल। सर, किया कहां से था सर ये आपने? रोबोटिक सर्जरी मैंने जो है इंडियन एसोसिएशन ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलेनल सर्जन है, जो कि मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर डॉक्टर चौबे के अंदर मैंने किया था। ओके सर, ये कितना साल, 2 इयर्स का रहता है ये भी? हाँ जी, है ना? ओके, एज जो नॉर्मल PG टाइम रहता है वो इसका रहता है। ओके सर, बॉर्न एंड बॉट अप तो जोधपुर के हैं और एक्सपीरियंस ऑल ओवर से लेके आए हैं। सर, ये रोबोटिक सर्जरी क्या चीज होती है? मतलब एक होता है नॉर्मल सर्जन, जो लेप्रोस्कोपिक सर्जन होते हैं, लेजर में एडवांस होते हैं। ये रोबोटिक सर्जरी स्पेशली क्या चीज है? एक्चुअली पहले ओपन सर्जरीज होती थी जी, देन ओपन से जो न्यू टेक्निक्स आई वो लेप्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स आई, लेजर सर्जरीज आई। अब रोबोटिक सर्जरीज है। रोबोटिक सर्जरी जो है उसके अंदर सर्जरी जो है सर्जन खुद ही करता है, बट रोबोट की सहायता से करता है, जिससे कि पेशेंट को फायदा होता है, सर्जन को भी फायदा होता है। ओके, तो सर ये नॉर्मल जो सर्जरी कर रहे हैं उसमें और रोबोटिक सर्जरी में डिफरेंस क्या रहता है? नॉर्मल सर्जरी के अंदर जो है अपन दूरबीन से देखते हैं। रोबोटिक सर्जरी के अंदर एक सर्जन जो है, एक कंसोल होता है रोबोटिक, वहां बैठता है। सर्जरी जो है उसके जस्ट पास में ही चल रही होती है। और टेली सर्जरी भी हो सकती है कि सर्जन जो है जोधपुर में बैठा है और जो सर्जरी है वो उदयपुर में
और कहीं कर रहा है, कितने भी किलोमीटर के दौरान कर सकता है। और दूसरा, रोबोटिक सर्जरी के अंदर जो है मैग्निफिकेशन जो होता है वो 3 डायमेंशनल मैग्निफिकेशन होता है। सर्जन का जो आर्म का मूवमेंट होता है वो 360 डिग्री होता है, तो वो उस ऑर्गन तक आराम से पहुंच सकता है जहां पे लेप्रोस्कोपी या ओपन के अंदर दिखने में और जाने में दिक्कत आती है। तो मरीज को जो है उसके अंदर उस मूवमेंट से कम दर्द होता है और आराम से प्रेसाइजली जो है सर्जन उस ऑर्गन पे काम कर सकता है, उसको उस पे जो भी कार्रवाई करनी है वो कर सकता है। तो ये रोबोटिक सर्जरी का जो है मेजर डिफरेंस है लैप्रोस्कोपिक और ओपन सर्जरी का। ओके सर, अभी आपने बताया कि 360 डिग्री पे हमारा आर्म मूवमेंट होता है, जस्ट लाइक वी आर पेंटिंग ब्रश, वी आर यूजिंग पेंटिंग ब्रश, है ना? तो सर इसके लिए तो बहुत स्किल्ड होना पड़ता होगा। बिल्कुल, इसके लिए रोबोटिक सर्जरी के अंदर ट्रेंड जो होते हैं सर्जन वो होने चाहिए, और जो आर्म का मूवमेंट है जो सर्जन रोबोटिक कंसोल पे करता है, वही जो मूवमेंट है वो पेशेंट पे उसी टाइम पे हो रहा होता है। और इससे जो है हर आर्टरी, नर्व, जो भी वेसल, हर चीज जो है ऑर्गन की सप्लाई वहां तक आराम से सर्जन पहुंच पाता है। सर ऐसा क्या हुआ कि क्यों हमें ये लगा कि हमें ये वाली सर्जरी करनी चाहिए? क्यों रोबोटिक सर्जरी की जरूरत पड़ी हमें? रोबोटिक सर्जरी की जरूरत उसी तरह से पड़ी जैसे ओपन से लैप्रोस्कोपिक की जरूरत पड़ी कि भाई हम अच्छे से देख पा रहे हैं। अगर सर्जन कंफर्टेबल है टू ऑपरेट ऑन अ पेशेंट, तो ऑटोमेटिकली पेशेंट को उतना ही फायदा हो जाता है। दूसरा, इसके अंदर कट जो है मिनिमल आता है, ब्लीडिंग कम होती है और रिकवरी बहुत जल्दी होती है। तो आज की डेट के अंदर हर इंसान को फास्ट रिकवरी चाहिए। बिल्कुल सही है। कोई भी लाइन में खड़ा होना नहीं चाहता, बिल्कुल। कोई भी ऑपरेशन के बाद काम को ज्यादा लंबे टाइम तक छोड़ना नहीं चाहता। सब अपनी ड्यूटी पे या कोई भी जो नॉर्मल उसका काम है, कईयों की इमरजेंसी होती है, 2 दिन बाद किसी की शादी है, कोई और इंपॉर्टेंट काम है, तो रोबोटिक सर्जरी के बाद में वो पेशेंट तुरंत उसकी रिकवरी होती है। विद इन 12 to 14 आवर्स ही कैन डू एवरीथिंग ही वांट्स। तो इस रिकवरी का कारण है ब्लीडिंग कम होना। ब्लीडिंग कम कैसे हो रही है? क्योंकि हमें 3D मैग्नीफाइड विजन दिख रहा है उसके अंदर, और सर्जन आराम से उस पर ऑपरेट कर पा रहा है, तो उससे रिकवरी जल्दी होती है, और पेशेंट की रिकवरी जल्दी होने से वो जल्दी अपना काम सारा कर सकता है। सर अभी आपने जस्ट बोला कि सर्जन ऑपरेट कर रहा है, तो नाम तो रोबोटिक सर्जरी है कि हम तो सुनेंगे तो यही सोचेंगे कि एक रोबोट ऑपरेशन कर रहा है और सर्जन का उसमें क्या काम? तो सर सर्जन का क्या रोल रहता है रोबोटिक सर्जरी में? देखिए, एक ये सबसे बड़ा मिथ है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर्जरी रोबोट नहीं कर रहा। सर्जरी जो है वो सर्जन ही कर रहा है, बट रोबोट की सहायता से कर रहा है। तो इसे हम मास्टर स्लेव रिलेशनशिप कहते हैं, जिसमें मास्टर सर्जन है, जो स्लेव है वो रोबोट है। जो मेरे ये हैंड का मूवमेंट है वही मूवमेंट जो है वो रोबोट करेगा। जो मैं चाहूंगा वही होगा, जो सर्जन चाहेगा वही होगा। तो सर्जरी सर्जन ही कर रहा है, बट रोबोट की सहायता से कर रहा है। मास्टर सर्जन है, स्लेव रोबोट है। सर इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि रोबोट एक इंस्ट्रूमेंट है आपका, और जिसको आप बहुत फाइनली यूज कर रहे हैं, है ना? बिल्कुल। जैसे ओपन सर्जरी में सर्जन जो है चीरा लगा के पेशेंट के पास खड़ा है, लैप्रोस्कोपी में लैप्रोस्कोप के इंस्ट्रूमेंट लेके पेशेंट के पास खड़ा है। इसमें रोबोटिक कंसोल पे आराम से कुर्सी पे बैठा है, कर रहा है, और वो सर्जरी वहां पे साथ में हो रही है। जो मूवमेंट सर्जन कर रहा है वही मूवमेंट पेशेंट पे हो रहा है। वही मूवमेंट रोबोट के आर्म्स के हो रहा है। जी सर, तो सर इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये डॉक्टर्स के लिए भी बेनिफिशियल है रोबोट को यूज करना। बिल्कुल, सर्जन्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, और जो चीज उनके लिए बेनिफिशियल है वो ऑटोमेटिकली पेशेंट के लिए बेनिफिशियल है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर सर्जन कंफर्टेबल है तो पेशेंट के रिजल्ट भी कंफर्टेबल आएंगे। सही है सर। तो टाइम इसमें कम बचता है, या जो सर्जन होते हैं वो उनको थकावट कम होती है, या क्यों ऐसे एक काम हम जैसे अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं तो वो भी हम बैठे बैठे कर रहे हैं, तो उसमें भी आप बैठे बैठे कर रहे हैं, तो आपके जो सर्जिकल कैरियर होगा उसमें आपने जब ट्रेनिंग वगैरह की थी तो उस समय देखा होगा कि आप खड़े खड़े घंटों खड़े खड़े काम कर रहे हैं। तो ये रोबोटिक सर्जरी में आपको कितना रिलैक्सेशन मिल जाता है? रोबोटिक सर्जरी में बहुत अच्छा रिलैक्सेशन मिलता है जी। जितनी हम नॉर्मली ओपन या लैप्रोस्कोपी में थकान होती है वो थकान रोबोटिक में बहुत कम हो जाती है, और वही थकान पोस्ट ऑप के अंदर, पोस्ट ऑप मतलब ऑपरेशन के बाद में पेशेंट में भी कम दिखती है। जो हम रोबोटिक सर्जरीज करते हैं वो पेशेंट्स तुरंत 2 से 4 घंटे के अंदर इतने एक्टिवली बैठते जैसे कोई सर्जरी हुई नहीं है।
ओके, तो सर प्री ऑपरेटिव में या पोस्ट ऑपरेटिव में, जैसे अभी आपने बताया थकावट ही नहीं हो रही, तो किस तरीके का आप पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि भाई प्री ऑपरेटिव आपको ये करना है, या पोस्ट ऑपरेटिव में आप इतनी देर में होश में आ जाएंगे, क्या बताते हैं सर? चेंज ये है कि ओपन सर्जरी के मुकाबले रोबोटिक सर्जरी के अंदर जो है पेशेंट को हम विद इन 2 to 3 आवर्स 4 आवर्स के अंदर खाने को अलाउ कर देते हैं। और जितनी जल्दी वो खाने को लेता है, पानी, जूस जो भी है, उसकी रिकवरी उतनी फास्ट होती है। तो ये फायदे रोबोटिक सर्जरी के। ओके, ब्लीडिंग का और इसका पेन का कितना सर रोल रहता होगा? देखिए, ब्लीडिंग जो है वो कोई भी वेसल या कोई उससे होती है, तो रोबोटिक्स के अंदर जो है हमें वेसल बहुत अच्छे से दिखती है। तो वेसल इतनी मैग्निफाइड व्यू दिखता है कि हम उसके पास जाते ही नहीं और ब्लीडिंग होती ही नहीं, नए के बराबर होती है। तो ब्लीडिंग जब नहीं होती तो उसके अंदर रिकवरी बहुत जल्दी होती है। और पेन जो है, रोबोट के मूवमेंट इतने प्रेसाइज और शार्प होते हैं कि वो पेन जो है उसको होता ही नहीं है, नए के बराबर होता है। ओके सर, अभी आपने बताया हाई मैग्नीफाइंग उसमें ग्लास यूज करके आप देखते हैं, तो सर जब किसी पेशेंट को जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन है या कहीं पे बड़ी पथरी है, तो वो इतनी साइज है, तो पहले क्या करते थे कि चीरा लगाते थे, चीरा लगा के उस पथरी को बाहर निकालते थे और बाकायदा देते थे पेशेंट्स को कि ये आपके इतना साइज निकालो। तो रोबोटिक सर्जरी में जब आप इतना सा छेद कर रहे हैं, तो किस तरीके से उसको बाहर निकाल रहे हैं? रोबोटिक सर्जरी के अंदर भी निकालते वैसे ही है, बट हम एक बैग लेके उसके अंदर निकालते हैं और उसी छोटे से जो चीरा है उसी के अंदर से उसको निकाल देते हैं बाहर। और वो स्टोन हम रोबोटिक सर्जरी में भी पेशेंट और पेशेंट के साथ वालों को दिखाए जाते हैं। तो सर वो पीसेस में निकलता है? बिल्कुल, पीसेस में निकलते हैं और प्रेसाइजली निकलते हैं, आराम से एक एक स्टोन आराम से निकलता है उसका। जी सर, एक और सवाल था मेरा आपके लिए कि जो हम हर्निएक्टॉमी करते हैं, हर्निया कहीं पे भी होता है उसको निकालते हैं, तो एक हर्निया के अंदर एक जाली नुमा कुछ मैश वो चीज डालते हैं, तो वो सर किस तरीके से रोबोट डालता होगा सर? देखिए, इसके अंदर हर्निया जो सर्जरी होती है वो एक एब्डोमिनल वॉल वीकनेस होती है जी। जो हमारी एब्डोमेन है उसकी वॉल वीक हो जाती है और उससे आते या जो पेट की जो चीजें होती है वो बाहर आ रही होती है। तो पहले हम उसको जो है सूचर लगा के बंद करते हैं और उसमें एक जाली लगाते हैं, जिसे नॉर्मल शब्दों में जाली कहते हैं, बट हम मेश लगाते हैं जी। तो रोबोटिक सर्जरी के अंदर हम 3D मेश लगाते हैं, 3 डायमेंशनल मेश, जो कि रोबोट के अंदर 3 डायमेंशनली हमें दिखती है। तो वो पूरे उस एरिया को कवर करती है। उससे फायदा ये होता है कि वापस हर्निया होने के चांस ना के बराबर हो जाता है। तो हर्निया सर्जरी की एक ही प्रॉब्लम है कि वो वापस हो जाता है। तो रोबोटिक हर्निया सर्जरी के अंदर ये देखा गया है, ये लिटरेचर कहती है कि जो 3D मैश लगाते हैं और रोबोट द्वारा जो हम लगाते हैं उसके अंदर हर्निया नए के बराबर वापस होता है और जल्दी रिकवरी होती है। और जो हम उसकी जो क्लोज करते हैं और मैश को फिक्स करते हैं वो सूचरिंग मेथड से करते हैं, जिससे कि उसको पेन बहुत कम होता है। ये सब रोबोट द्वारा पॉसिबल है, सर्जन असिस्टेड सर्जरी विथ रोबोट के द्वारा पॉसिबल। तो ये नॉर्मल सर्जरी जो हर्निएक्टॉमी करने के बाद में किया जा रहा है और जो रोबोटिक करने के जा रहा है, उसमें दोनों में इतना बड़ा डिफरेंस है कि वापस रिकरेंट होने के चांसेस ना के बराबर है। बिल्कुल सर, बहुत बड़ी क्रांति है कि हर्निया के क्षेत्र में भी कि आप हर्निया निकाल रहे हैं और उसमें भी रिकरेंट के चांसेस ना के बराबर है। ओके, तो सर आप पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स को 2-3 घंटे बाद में आप खाने को बोल देते, तो आप एनेस्थीसिया वगैरह कोई यूज नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल एनेस्थीसिया का जो प्रोसीजर है वो सेम ही रहता है जी। एनेस्थीसिया जो है जनरल एनेस्थीसिया रहता है इसके अंदर, मोस्टली जनरल एनेस्थीसिया के अंदर प्रोसीजर होता है और जो एनेस्थीसिया का सिस्टम है वो सेम रहता है, बट जो सर्जरी है वो रोबोटिक जो है वो वैसे होती है। ओके, तो सर कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं हमारे शरीर में जिसका जो ऑपरेशन है हम रोबोटिक सर्जरी से कर रहे हैं? देखिए, आज की डेट के अंदर हम हमारे हॉस्पिटल के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, जैसे प्रोस्टेट की सर्जरी है वो हम रोबोटिक्स कर रहे हैं। खासकर प्रोस्टेट कैंसर के अंदर हम रोबोटिक सर्जरी का यूज कर रहे हैं जी। देन गॉल ब्लैडर स्टोन, जो कि बहुत एक कॉमन बीमारी है, बिल्कुल सर। हर दूसरी तीसरी फीमेल के अंदर, फैट 40 फीमेल हम कहते हैं कि उनके अंदर जो है गॉल ब्लैडर स्टोन मिलते हैं, वो हम रोबोटिक सर्जरी के अंदर गॉल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन कर रहे हैं। देन बच्चेदानी का ऑपरेशन, जो यूट्रस रिमूवल है, बहुत ही प्रेसाइज, बहुत ही मिनिमल पेन और ब्लीडिंग के साथ में बच्चेदानी के ऑपरेशन जो है हम लोग कर रहे हैं। और हर्निया के ऑपरेशन, चाहे वो पेट का ऊपर का हर्निया हो चाहे नीचे का, इंग्वाइनल और अम्बिलिकल वेंट्रल हर्नियाज के ऑपरेशन जो है
रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से हो रहे हैं। इससे भी रिकवरी बहुत ज्यादा अच्छी होती है नॉर्मल जो अपन ओपन सर्जरीज करते हैं उसमें। और सारे तरह के जो कैंसर सर्जरीज है, जैसे प्रोस्टेट कैंसर, जी, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, ओके, रीनल कैंसर, किडनी का जो कैंसर होता है उसके अंदर जो नेफ्रेक्टमी हम करते हैं किडनी निकाल, वो भी रोबोटिक से बहुत ही अच्छे से और प्रेसाइजली होते हैं। ओके सर, कैसे डिसाइड करते हैं आप कि इस पेशेंट में ओपन करना है, इस पेशेंट में हमें लेप्रोस्कोपिक करना है या रोबोटिक करना है? किस तरीके से आपका जो डिसाइड करने का क्राइटेरिया क्या रहता है सर? देखिए, डिसाइड करने का क्राइटेरिया इतना मुश्किल नहीं है जी। हर जो ऑर्गन है, हर जो डिजीज है, उसके अंदर हम तीनों तरह की सर्जरी कर सकते हैं, ओपन, लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक। ओके, ठीक है। अब इसके अंदर जो मुश्किल जो केसेस हैं, जैसे कैंसर के हो गए या कोई एकदम गॉल ब्लैडर स्टोन है, बहुत ही ज्यादा उसके अंदर स्वेलिंग हो गई, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन हो गया है, बच्चेदानी बहुत बड़ी है, इन सब के अंदर हम रोबोटिक सबसे बेटर रहता है क्योंकि उसमें सर्जन को बहुत अच्छे से दिखता है जी। दूसरा, लेप्रोस्कोपिक के अंदर जो है भी हम वो केसेस कर सकते हैं, ओपन के अंदर भी वो केसेस कर सकते हैं। तो हर डिजीज के अंदर ये तीनों सर्जरीज पॉसिबल है। बट अगर हम बेस्ट की बात करते हैं तो बेस्ट जो है वो रोबोटिक सर्जरी है इन सभी ऑर्गन के अंदर। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं आपके लिए कि प्रोस्टेट, हर्निया, बच्चेदानी और पित्ताशय की पथरी या पथरी का ऑपरेशन जो है और कैंसर के ऑपरेशन सब हम रोबोटिक सर्जरी से कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं सर। एक जो रहता है, मिथ रहता है कि ये जो रोबोटिक सर्जरी है इसमें बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह, पेशेंट को कितने कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते हैं? देखिए, रोबोटिक सर्जरी के अंदर जो है मिनिमल और नए के बराबर जो है कॉम्प्लिकेशन की रेट रहती है। कॉम्प्लिकेशन रेट जो है वो रोबोटिक सर्जरी, लेप्रोस्कोपी, ओपन ये ज्यादा डिसाइड नहीं करती, वो पेशेंट फैक्टर पे डिपेंड करता है। मान लो किसी के डायबिटीज है, किसी के हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी के थायराइड की प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है, तो उसमें जो है वो इश्यू आता है। उसमें भी बेटर जो है वो रोबोटिक सर्जरी रहती है क्योंकि उसमें मिनिमल जो पेन, ब्लीडिंग और प्रेसिजन बहुत अच्छा रहता है। तो उससे क्या होता है कि वो जो कोमॉर्बिडिटीज है उसके अंदर भी उस पेशेंट को आराम से घर भेजा जा सकता है और उसकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है। ओके सर, ये जब आप सर्जरी कर रहे होते हैं तो क्या इस सर्जरी के दौरान सिर्फ 2 जनों की जरूरत होती है, एक आप और एक रोबोट, कि या आपकी कोई टीम होती है या रैंडमली आप किसी भी स्टाफ को बोल देते हैं कि आ जाए यार पेशेंट प्रिपेयर कर दे? नहीं, तो इसके अंदर मैम हमारे पास रोबोटिक ट्रेंड स्टाफ है, सर्टिफाइड रोबोटिक ट्रेंड स्टाफ है। ओके, साथ में जो एनेस्थेटिस्ट होते हैं जी, स्क्रब्ड नर्स होती हैं, ओटी स्टाफ, ठीक है, असिस्टेंट्स होते हैं जी। तो कम से कम 5 to 10 people are in OT with the robot helping us for the patient। और जितने जो लोग होते हैं उतना ही प्रेसाइज काम होता है और एक टीम के साथ ही सर्जरी होती है। तो हर सर्जरी एक टीम के साथ होती है। जैसे हमारे हॉस्पिटल में अगर हम यूरोलॉजी की बात करें तो डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा एज अ यूरोलॉजिस्ट है, डॉक्टर कविता शर्मा एज अ गायनेकोलॉजिस्ट है जो बच्चेदानी का ऑपरेशन वगैरह जो भी, और मैं एज अ जीआई और जनरल सर्जन हूं जो इन सबके जो ऑपरेशन है उसके अंदर हम एज अ टीम काम करते हैं। जी बिल्कुल। साथ में हमारे जो स्टाफ है जो रोबोट के आर्म्स के अंदर डॉकिंग के अंदर हेल्प करते हैं वो सब सर्टिफाइड है। तो वो लोग हेल्प करते हैं एक टीम की तरह, तब सर्जरी पॉसिबल। ओके सर, एक रोबोट को कैसे पता चलता है? खाली आपने बताया 360 पे आप काम कर रहे हैं, लेकिन रोबोट को क्या इंस्ट्रक्शंस देते हैं या कोई उसमें ऑलरेडी कोई डाटा फीड किया हुआ रहता है कि भाई हम अभी गॉल ब्लैडर स्टोन का करेंगे तो वो जैसे कंप्यूटर में होता है वैसा कुछ सिस्टम रहता है क्या कि इसके अंदर हमने ये डाटा फीड कर दिया कि वी आर गोइंग टू डू गॉल ब्लैडर स्टोन को निकालना है, तो क्या आप उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि वो उसके अकॉर्डिंगली काम करता है या वो आपको उस चीज का पर्टिकुलर एक बहुत अच्छा इमेज दिखाता है? देखिए, अभी हम करंटली यूज कर रहे हैं SSI मंत्रा 3 जो कि आज की डेट में लेटेस्ट रोबोट है जी, और मेड बाय डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव जो कि एक इंडियन सर्जन है जो कि एज अ कार्डियक सर्जन जोधपुर के ही है वो। उन्होंने MS भी जोधपुर से की है और वो जो है बाहर US के अंदर उन्होंने काम किया, फिर उन्होंने ही रोबोट बनाया। तो इस रोबोट के अंदर इसकी खासियत ये है कि ये सारी जो सर्जरीज है कर चुका है, एक मेमोरी बेस्ड होती है इसके अंदर जी। तो वो मेमोरी हमें हेल्प करती है। इंस्ट्रक्शन एट द टाइम ऑफ सर्जरी सर्जन ही देते हैं जी, बट वो उस मेमोरी की से हेल्प से बहुत ज्यादा हेल्प करता है सर्जन को और पेशेंट को
फॉर डूइंग दी सर्जरी। ओके, तो वही मैं पूछना चाह रही थी कि अभी जो एआई वाला जो सिस्टम आ गया है, तो क्या उसमें भी वो आपको एआई के माध्यम से बता देता है कि ये यहाँ पे ही ये ऑर्गन है, ये ज्यादा इन्फेक्टेड है, इसको निकालना चाहिए? बिल्कुल, किस तरीके से सर बिल्कुल। होता है? देखिए, जो हम रोबोटिक जब हम उसके अंदर विजुअलाइज करते हैं मैग्नीफाइड वर्जन के अंदर, तो हमें सामने दिखता है जी। साथ में हम बहुत सारे एक इसके अंदर टूल्स होते हैं, जैसे इंडोसाइन ग्रीन होता है, तो उसके अंदर हमें ये पता पड़ जाता है कि कहाँ पे कौन सा ऑर्गन है जी। और वो जैसे ही हम इंजेक्ट करते हैं रोबोट के अंदर, हमें पूरा दिखता है कि ये वेसल यहाँ से जा रही है, ये ऑर्गन यहाँ से जा रहा है। तो हम उसके हिसाब से उसका जो डायसेक्शन होता है, जो कि कहते हैं हम हमारी लैंग्वेज में मेटिकुलस डायसेक्शन होता है, ओके, जिसके अंदर कम टिश्यू इंजरी होती है, कम आसपास के स्ट्रक्चर्स को इंजरी होती है और प्रेसाइजली उस ऑर्गन को रिमूव किया जाता है। ओके सर, एक ये मेरे को छोटा सा सवाल था कि जैसे ही अपन ओपन किया, एब्डोमेन ओपन किया या कुछ भी लेयर्स हटाई, हटाते के साथ ही सर अंदर तो सब रेड रेड दिखता होगा ना, तो उसमें फिर क्या कोई इसके अंदर कुछ ऐसा टूल भी होता है जिससे कलर डिस्टिंग्विश हो जाता है कि ये रेड ब्लड है, ये ऑर्गन का कलर है? कैसे सर? बिल्कुल, इसके अंदर जो है रोबोटिक के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया मैग्नीफाइड विजन होता है जी। सर्जन जो एक 3D ग्लासेस लगा के बैठता है, जो कि रोबोट के लिए अलग से बनते हैं, जैसे वीडियो गेम खेल रहे हैं। बिल्कुल, वैसे ही कुछ, वैसे ही कुछ। तो उसके अंदर जो ग्लासेस पहनता है, उस ग्लासेस के अंदर जो ऑर्गन है वो 3 डायमेंशनल दिखता है जी। उसके पास के स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल दिखते हैं। वो एनाटमी जो है हमारी जो एजुकेशन होती है उसके अंदर आती है जी। तो वो एनाटमी से कोरिलेट करके और रोबोट की मदद से, एआई की मदद से हम लोग उसको देख पाते हैं, उस ऑर्गन, उस स्ट्रक्चर को, और उसको उस तरह से हम मेटिकुलसली डायसेक्ट करके उस ऑर्गन को या उस डिजीज को रिमूव कर पाते हैं। ओके सर, अभी जस्ट आपने बताया कि श्रीवास्तव जी जो डॉक्टर हैं उन्होंने अभी एक रोबोट बनाया, उसको आप यूज कर रहे हैं, तो सर ये जो रोबोट होता है उसकी खुद की कॉस्ट कितनी होती होगी? मैम, रोबोट की कॉस्ट थोड़ी ज्यादा ही होती जी, है, यही इन करोड़ होती है जी। और इसके इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट भी काफी ज्यादा होती है, तो थोड़ी सी ये हल्की सी कॉस्टली पड़ती है। बट आज की डेट में एट विनायक हॉस्पिटल जो 10 लाख की जो सर्जरी है वो हम कम के अंदर जो है जोधपुर वासियों के लिए और राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में पहली बार इतनी कम कॉस्ट में इतनी हाईली रेटेड और मैग्नीफाइड सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी हम प्रोवाइड कर रहे हैं जी, कम दामों के अंदर। तो ये बहुत एक अच्छी चीज है। जब मैं भी जोधपुर में ही पला बड़ा हूँ, मेरा भी खैर हमारे भी रिलेटिव, हम लोग सब भी जाते थे हॉस्पिटल में, तब जाते थे तो काफी ऐसा लगता था कि कहीं और जाना पड़ेगा, अहमदाबाद जाना पड़ेगा या कहीं दिल्ली जाना पड़ेगा या कहीं बाहर जाके अपन को ऑपरेट कराना पड़ेगा। बट आज की डेट में विनायका हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर है डॉक्टर कविता शर्मा, डॉक्टर प्रदीप शर्मा, उन्होंने ये बहुत ही एक क्रांति लाई है कि इतनी कम कॉस्ट में हमारे लिए अपने शहर के अंदर इस सर्जरी को प्रोवाइड करवाना तो बहुत ही अच्छी चीज है जी। और हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। जी बिल्कुल, सर ने बहुत अच्छी बात बताई हमें कि जो रोबोट की खुद की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इंस्ट्रूमेंट्स की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी विनायका हॉस्पिटल जोधपुर के अंदर ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई गई है कि भाई वो थोड़ा हमें कम दामों पे मिले। सर मिनिमम एक सर्जरी के पीछे, जो रोबोटिक सर्जरी, एक छोटा सा ऑपरेशन अगर हमने किया पथरी का ही, तो उसमें पेशेंट को कितना चार्जेस आ जाता होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये एक तो राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम इंश्योरेंस जो टीपीएस होते हैं उसके अंदर कवर्ड है। ओके, ये इंश्योरेंस में मिल रहा है क्लेम इसका? पहले नहीं था रोबोटिक, पहले नहीं था, बट अभी हमने जो है उनसे रिक्वेस्ट करी है जिससे कि पेशेंट को बेनिफिट मिले, तो उसके अंदर कवर्ड है। और काफी सारी योजनाएं जैसे सीजीएचएस और बाकी सब के अंदर भी जो है गवर्नमेंट जो है अप्लाई कर रही है, क्योंकि ये आज की डिमांड है। बिल्कुल सर, जो बेटर है पेशेंट्स के लिए। जैसे एक टाइम पे ओपन सर्जरी होती थी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी नए के बराबर होती थी, तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी आज की डेट में हर इंश्योरेंस, हर योजना के अंदर कवर्ड है। वैसे ही रोबोटिक सर्जरी भी धीरे धीरे हर योजना, इंश्योरेंस के अंदर कवर्ड हो रही है जी। बट स्टिल अगर नहीं भी है किसी के पास में, तो जो बाहर जो चीज 6 to 8 लाख 10 लाख के अंदर जो सर्जरीज होती है वो विद इन हम 1.5 लाख के अंदर जो है पूरी सर्जरी 1.5 लाख तक में हो जाता है सर। ये तो मेरे लिए भी नई खबर है बिल्कुल कि 1.5 लाख तक में ही ऑपरेशन हो जाता है। अगर हम नॉर्मल सर्जरी को देखें तो सर उसमें भी पेशेंट का जाना
इन्वेस्टिगेशंस करवाना, उसके बाद में पोस्ट ऑपरेटिव अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है तो फिर वापस रिव्यू के लिए जाना, और जो हमारा टाइम कंजप्शन हुआ है उसको अगर मिलाएं तो उसका टोटल एक्सपेंडिचर भी इतना लमसम हो ही जाता है सर। तो ये बहुत अच्छा है। तो क्यों हम ये सर्जरी नहीं कर पा रहे हैं? ये बहुत अच्छी सर्जरी है जिसके माध्यम से हमें बहुत कम टाइम में और बहुत ही क्या बोलते हैं फाइन तरीके से, स्किल्ड तरीके से की जा रही है। सर जोधपुर में और कहाँ हो रही है सर ये? अपने एम्स में? एम्स में हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल हो रही है। और प्राइवेट सेक्टर में जोधपुर के अंदर जो है एट विनायका हॉस्पिटल हो रही है। और बट जो एसएसआई मंत्रा जो रोबोट है, जो लेटेस्ट रोबोट है, वो एट प्रेजेंट विनायका हॉस्पिटल के अंदर है और पश्चिमी राजस्थान के अंदर अपने हॉस्पिटल। ओके सर। और आउट ऑफ राजस्थान अगर हम बड़े सेंटर को अगर प्रेफर करें, जैसे आपको एम्स का एक्सपीरियंस अच्छा है सर, तो अगर किसी को रिकमेंड करें तो कौन से अच्छे सेंटर्स हैं अपने इंडिया में? इंडिया के अंदर देखिए काफी सेंटर्स हैं, अपोलो हॉस्पिटल्स, मैक्स हॉस्पिटल्स और जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स होते हैं वो हैं बिल्कुल। तो वहां पे भी ये सर्जरीज काफी टाइम से चल रही है। ऐसा नहीं है कि रोबोटिक सर्जरी 2025 में या 26 में आई है, ये लेट 2000 के अंदर रोबोटिक सर्जरी स्टार्ट हो गई थी। बट हमारे शहर जोधपुर के अंदर इतना अवेयर भी नहीं है इसके लिए। बिल्कुल, हमें 26 साल लग गए जी सर जोधपुर में आने के लिए, क्योंकि जो डिमांड और सप्लाई जो है उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। बट आज की डेट के अंदर 2026 हो, 2000 से 2026 एक लंबा टाइम है, ये नई चीज नहीं है, एक पुरानी चीज है। बस प्रोवाइड जो है वो आज की डेट में 2026 के अंदर इस कॉस्ट के अंदर इजीली अवेलेबल और अफोर्डेबल, सबसे इंपॉर्टेंट जो है अफोर्डेबिलिटी है। जी सर बिल्कुल। 1-1.5 लाख रुपए अगर कोई अपने, आजकल वैसे भी कोविड के बाद में लोग इतना एक्टिव हो गए हैं खुद की हेल्थ को लेके, तो वो इतना एक्सपेंडिचर अपने किसी भी पर्टिकुलर सर्जरी पे कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सर पहले ये बोला जाता था कि यूके, यूएस या अगर रोबोटिक सर्जरी करानी है तो आपको फॉरेन प्रेफर करना चाहिए। तो आज की तारीख में हम इंडिया में सेफ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो फॉरेन में जो रोबोटिक सर्जरीज हो रही है, जी रोबोट भी जो है इंडियन सर्जन ने बनाया। हाँ सर वही बड़ी बात है। फॉरेन में जो रोबोटिक सर्जरी है वो इंडियन डॉक्टर्स कर रहे हैं। जी बिल्कुल। 80 to 90% जो अच्छे सर्जन है फॉरेन के अंदर वो इंडियन है जी। और वो इंडियन सर्जन इसीलिए बाहर है क्योंकि इंडिया के अंदर उस टाइम रोबोट इतना नहीं था जी। बट आज की डेट में अगर मैं कहूं कि मेरी एजुकेशन के बाद में मैंने भी ये सोचा था कि मैं बाहर जाऊंगा, रोबोटिक सर्जरी करूंगा, बट आज की डेट में मैंने एम्स के अंदर था, आप विनायका हॉस्पिटल के अंदर हूं, तो रोबोटिक सर्जरी अगर हम यहाँ कर सकते हैं हमारे लोगों के लिए, हिंदुस्तान के अंदर अगर हम काम कर सकते हैं तो बाहर क्यों जाएंगे और अपने लोगों को सेवाएं देंगे। बिल्कुल सही बात है सर। अभी मैं एक थोड़ी देर पहले ही तैयारी कर रही थी पॉडकास्ट की, तब मैंने एक चीज पढ़ी थी कि खान सर एक वीडियो में बोल रहे हैं कि फ्रांस में बैठे इंडियन डॉक्टर दिल्ली के अंदर सर्जरी कर रहे हैं। तो सर ये कैसे पॉसिबल होता है? इतना लंबा डिस्टेंस कैसे कवर करके एक सर्जरी की जा रही है? देखिए ये सबसे, और ये जो सर्जरी के बारे में आप जो बात कर रहे हैं ये इसी रोबोट से हुई है जो विनायका हॉस्पिटल के अंदर है। ओके। सेम रोबोट से यूज किया गया है, एसएसआई मंत्रा 3 जी। उसके अंदर जो सर्जन है वो फ्रांस के अंदर पेशेंट है और सर्जन इंडिया के अंदर है, या इंडिया के अंदर पेशेंट है फ्रांस में सर्जन है, इंडियन सर्जन। उन्होंने इसी रोबोट को यूज करके सर्जरी की। इसे टेली सर्जरी बोलते हैं। ओके। टेली सर्जरी में ये होता है कि जो इंटरनेट कनेक्शन से, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन से दोनों जो रोबोट है वो कनेक्टेड होते हैं। सर्जन उसी कंसोल पे बैठा होता है, वो कंसोल दोनों कनेक्टेड होते हैं आपस में। जो मूवमेंट सर्जन इंडिया के अंदर कर रहा है और वो फ्रांस में सर्जरी हो रही है, तो वो मूवमेंट जो यहाँ पे मैं कर रहा हूं वो इधर भी हो सकता है, वो 500, 600, 1000, 2000 किलोमीटर दूर भी हो सकता है, इसी रोबोट से जो विनायका हॉस्पिटल जोधपुर के अंदर है। तो ये सर्जरी हम जोधपुर के अंदर भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि सर्जन फ्रांस से ऑपरेट कर रहा है और मरीज जोधपुर का है, और बट सर्जरी फ्रांस से चल रही है। तो ये चीज हम बिल्कुल कर सकते हैं कि मरीज सर्जन अहमदाबाद के अंदर है और सर्जरी जो है वो जोधपुर के अंदर हो रही है। ओके। ये तो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज बता सकते हैं सर कि आप कहीं पे देश के कोने में बैठ के और जिस डॉक्टर से आप प्रेफर करवाना चाहें उनसे प्रेफर करवा के। तो सर ये कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है, जैसे कैंसर जैसी सर्जरी है, उसमें भी ये तो बहुत बेनिफिशियल है। बहुत बेनिफिशियल। कैंसर सर्जरीज के लिए रोबोट एक, जैसे बोलते हैं ना कि क्रांति है। जी सर। जो कैंसर सर्जरीज, कैंसर बहुत बड़े होते हैं, फैले हुए होते हैं, तो उनको
प्रेसाइजली निकालना कि कितना फैला हुआ है, वो पता करना, वो ह्यूमन आइज से इम्पॉसिबल है ओपन सर्जरी के अंदर। बट 3D मैग्नीफाइड विजन के अंदर जब अपन को 360 डिग्री मूवमेंट मिल रहा है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मिल रहा है सर्जन को, तो वो प्रेसाइजली उस सर्जरी को आराम से कर सकता है। और कैंसर सर्जरी के लिए तो ये एक वरदान है। जी सर, बिल्कुल सर। पहले ऐसे बोलते थे कि भाई अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया है तो वो उसका मेस्टेक्टॉमी करके पूरा ब्रेस्ट निकाल दिया गया, तो उस पर्टिकुलर जो गांठ है या जो सिस्ट है उसको नहीं निकाल के पूरा निकालने में डॉक्टर प्रेफर करते थे। तो सर इसमें फिर कितना चेंज रहता है? इसके अंदर आजकल ब्रेस्ट कंजर्वेशन जो सर्जरीज होती हैं, ब्रेस्ट कंजर्व किया जाता है, निप्पल एरियोला कॉम्प्लेक्स जो है वो उसको कंजर्व किया जाता है, और उसके बाद में प्लास्टिक सर्जरी फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि पूरा ब्रेस्ट रिमूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर प्री ऑप या इंट्रा ऑप मतलब सर्जरी के दौरान हमें ये पता पड़ जाता है कैंसर कहां तक फैला हुआ है और कितना उसको निकालना है और कितना मार्जिन लेना है। तो वो मार्जिन लेके, जितना कैंसर फैला हुआ है उससे जितना मार्जिन है उसको लेके हम रिमूव करते हैं, उतना ही रिमूव करते हैं जितना कैंसर फैला हुआ। ये बहुत ही, मैं कह रही हूँ मेरे लिए भी बहुत अमेजिंग खबर है कि भाई हम कहीं पे बैठ के कहीं पे भी सर्जरी कर सकते हैं। और कैंसर जैसी चीज जिसमें पहले पूरा ऑर्गन निकाल दिया जाता था, एक बॉडी शेम वाली फीलिंग फीमेल में रहती थी ब्रेस्ट कैंसर वगैरह में, तो वो भी सर बिल्कुल बचाया जा सकता है, उस ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं सर। बिल्कुल बहुत ही ड्रास्टिक, बहुत ही अमेजिंग है सर ये सर्जरी। सर इसके अंदर जो आजकल के जेनजीज जो हैं, जिनको बोलते हैं आजकल का युवा या मिलेनियम स्टूडेंट्स जो है, इसमें कितना सर इसका यूजफुल है? उनके लिए वो लोग किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं? देखिए, जेनजीज और जो ये न्यू जनरेशन है उनको सब कुछ फास्ट चाहिए। बिल्कुल भाई, हमारी जो मेडिकल एजुकेशन है वो आप कितना ही फास्ट करो वो थोड़ी सी स्लो होती है, बट वो एक ह्यूमन पे हमें काम करना है तो वो थोड़ा स्लो होती है। बट अब जब हम काम कर रहे हैं, जैसे रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं, उसके अंदर फास्ट रिकवरी है। जी बिल्कुल, फास्ट रेडी टू गो टू वर्क है। जी सर, आप नेक्स्ट डे अपनी ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। तो जेनजीज को यही चाहिए। मोस्टली जो है जेनजीज है एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज अ, और काफी इंडस्ट्रीज के अंदर भारत हमारा आगे बढ़ रहा है। तो बट आगे क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि सब कुछ फास्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई ऑपरेशन हुआ, ओपन सर्जरी हो या कोई पहले की पुरानी सर्जरी हुई, उसके अंदर 15 दिन के लिए, एक महीने के लिए बेड रेस्ट कर रहे हैं, तो वो बेड रेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते जेनजीज, क्योंकि उनको जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। वो सर्जरी हुई, उसके नेक्स्ट डे से वो अपना काम चालू कर सकते हैं और उनको फायदा उसके अंदर मिल रहा है। तो जेनजीज के लिए ये बहुत बड़ा फायदा है कि आजकल सब लोग वर्कोहलिक हो गए हैं और बहुत फास्ट लाइफ हो गई है, तो ये करवा के और आप 2-3 दिन में रेडी टू गो हो जाते हैं। सर बिल्कुल सही है। सर एक आपने भी बताया प्रोस्टेट कैंसर के अंदर बहुत यूजफुल है, तो मोस्टली जो प्रोस्टेट की परेशानी है ये ओल्ड एज में आती है, मेंस में। तो सर उस समय ओल्ड एज में तो एसोसिएटेड डिजीजेस भी बहुत सारी होती है, तो आप कैसे रिकमेंड करते हैं सर उन पेशेंट्स में ये सर्जरीज? देखिए, प्रोस्टेट के बारे में मैं बताता हूं कि प्रोस्टेट हर आदमी के अंदर, हर मैन के अंदर होता है, वो नॉर्मल होता है, बट जब वो एज के साथ में वो नॉर्मली बढ़ता है तो बेनाइन और मैलिग्नेंट होता है। तो मैलिग्नेंट जो है डिजीजेस, उसके अंदर हमें प्रोस्टेट सर्जरी के अंदर जो है ऑपरेशन करना पड़ता है, या बेनाइन जो बढ़ गया है जिसके अंदर पेशाब की समस्या आने लग गई, रुक गया, उसके अंदर हमें सर्जरीज करनी है। तो ये जो सर्जरी है, प्रोस्टेट की दिक्कत है, ये ओल्ड एज में ही होती है। उसके साथ में हार्ट की समस्या होती है बहुत जनों को, कईयों को थायराइड की समस्या होती है, डायबिटीज होता है, हाइपरटेंशन होता है, बीपी की समस्या होती है। लेकिन अगर वो इंसान ओपन या लैप्रोस्कोपी या एंडोस्कोपिक प्रोस्टेट सर्जरी के लिए फिट है, वो इंसान रोबोटिक सर्जरी के लिए भी उतना ही ज्यादा फिट है और उसके अंदर उसको ज्यादा फायदा है। क्योंकि वो जो पूरा ऑर्गन है, जो अपन को पूरा चीरा लगा के पूरा वो कैंसर निकालना पड़ता था, तो वो हम रोबोट के द्वारा कर सकते हैं। उससे उसको वो जो कोमॉर्बिडिटीज है, कोमॉर्बिडिटीज मतलब बीपी, शुगर, तो उसके अंदर भी उसको जल्दी रिकवरी हो जाती है। क्योंकि जो शुगर का मरीज है या जिनके बहुत सारी साथ में बीमारियां हैं, उनको इम्यून डेफिशिएंसी होती है, इम्यून सिस्टम उनका कमजोर होता है, तो उनके अगर बड़ा चीरा लगाएंगे तो घाव बढ़ने में दिक्कत होती है, घाव में इन्फेक्शन हो जाता है। अब रोबोट से जब सर्जरी होती है मिनिमल स्कार से, तो वो घाव वाव की टेंशन नहीं होती, तो उनको और ज्यादा फायदा है।
ओके। तो ये मिथ है कि हम इन मरीज के अंदर रोबोट से सर्जरी नहीं कर सकते। इन मरीजों में रोबोटिक सर्जरी एक वरदान है, और अच्छे से फाइन सर्जरी करके उनको जल्दी क्योर कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है सर। एक ये था कि अभी अगर हमने सर्जरी करवाई है रोबोटिक वाली, या हमने जो प्लेन सर्जरी नॉर्मल सर्जरी करवाई है, उन दोनों में रिकवरी रेट किस में जल्दी होती है? इसमें जल्दी होती है कि रोबोटिक में जल्दी होती है? या जो पोस्ट ऑपरेटेड कॉम्प्लिकेशंस है, या 100% श्योरिटी अगर एज ए डॉक्टर आप देना चाहें तो 100% श्योरिटी कौन सी वाली में रहती है सर? देखिए, इसका मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा कि जब हम पहले के जमाने के अंदर डॉक्टर जो क्लिनिकली पेशेंट को देखते थे, उसके बाद एक्सरे आया, एक्सरे के बाद सोनोग्राफी आया, सोनोग्राफी के बाद सीटी स्कैन आया, सीटी स्कैन के बाद एमआरआई स्कैन आया। तो जब क्लिनिकली कुछ समझ नहीं आता तो हम एक्सरे कराते हैं, एक्सरे में कुछ नहीं पता पड़ा, सोनोग्राफी, सीटी, फिर एमआरआई। तो सबसे बेस्ट किस में पता पड़ता है? एमआरआई और सीटी स्कैन। बिल्कुल सही है। वैसी ओपन लैप्रोस्कोपी और रोबोटिक, तो बेस्ट क्या है? रोबोटिक है, क्योंकि वो आज की जो दिन है 2026 के अंदर, जो बेस्ट टेक्निक है टू ऑपरेट ऑन अ पेशेंट, वो रोबोटिक है। तो बेस्ट रिजल्ट भी उससे आएंगे। जी सर। तो साइड इफेक्ट कुछ इसका है क्या रोबोटिक सर्जरी का? नहीं, साइड इफेक्ट कम है रोबोटिक सर्जरी का, क्योंकि जब इंसिजन ही छोटा होगा, स्कार जो है वो छोटे होंगे, तो कॉस्मेटिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कई फीमेल्स होती है जिनकी शादी नहीं हुई। हाँ, बिल्कुल। इंडिया में थोड़ा रहता है, और हर जगह हर फीमेल को रहता है कि हमें जो है आराम से फ्रीडमली हम घूम सके, जो पहनना है पहन सके। तो उसके लिए जो मिनिमल स्कार है, मिनिमल स्कार की वजह से क्या होता है कि वो रोबोटिक सर्जरी के लिए ऑप्ट करते हैं। ओके, बिल्कुल सही बात है सर। अगर एब्डोमेन के ऊपर किसी के हिस्टेक्टोमी किया है तो वो एक इतना बड़ा स्कार दूर से दिख जाता है साड़ी पहनने पे, तो वो बहुत ही, आप कह रहे हैं छोटे से स्कार में तो वो तो कहीं पे भी छुप जाता है, दिखता नहीं है। बहुत अच्छी बात है सर। सर, एक छोटी सी मेरे को एक कंट्रोवर्शियल चीज याद आई कि जब अपन ये सर्जरी कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं मिनिमम टाइम, मिनिमम पीपल्स वी रिक्वायर फॉर दिस। तो सर, अगर आपको नहीं लगता कि जो लोग हैं उनका जो जॉब है वो कम हो जाएगा इससे? क्योंकि जो सर्जरी में अगर कम लोगों की जरूरत पड़ रही है तो हम हायर कम लोगों को करेंगे, तो ये ऐसा नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो, रोबोट्स और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इज नॉट रिप्लेसिंग पीपल जी, दे आर हेल्पिंग अस। ओके। वैसे रोबोट सर्जन्स को या उनके असिस्टेंट को रिप्लेस नहीं कर रहे जी, वो उनकी हेल्प कर रहे हैं जी सर, जिससे कि उनको थकान कम हो और प्रेसाइजली वो काम कर सके। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रोबोट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें रिप्लेस कर देगी ह्यूमन। जी सर, करना हमें ही है। ये सर अभी बहुत वर्ल्ड वाइड क्वेश्चन चल रहा है कि भाई अगर हम एआई का यूज ज्यादा करेंगे तो कंप्यूटर इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो उसी तरह से सर्जरी डिपार्टमेंट में अगर हम रोबोटिक सर्जरी को अगर ज्यादा महत्वता देंगे तो हमारे सर्जन्स की, हमारे नर्सिंग स्टाफ की, हमारे एनेस्थीशियंस की, उनकी जो जॉब है वो खतरे में पड़ सकती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी जॉब बहुत ही सेटिस्फाइंग हो जाएगी। जी सर, बहुत ही प्रेसाइज हो जाएगी जी, उनके रिजल्ट्स बढ़ जाएंगे जी, जो कि एआई और रोबोट ऑलरेडी कर रहा है जी। आज जो काम हमको 2 दिन लगते थे करने में, वो हम 1 घंटे में कर लेते हैं। बिल्कुल सही है सर। कर तो ह्यूमंस ही रहे जी सर, वो किया जा रहा है हमारी वजह से। बहुत बड़ा मिथ है कि ये हमारी नौकरी ले लेगा, ये बिल्कुल सेफ है और ये हमारी मदद से काम कर रहा है, जस्ट लाइक एन इंस्ट्रूमेंट। वी आर यूजिंग इंस्ट्रूमेंट बड़ी फाइनली, है ना सर? बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है सर। आप आने वाले समय में रोबोटिक जो सर्जरीज है उसमें कितना स्कोप देखते हैं, कितना एडवांसमेंट आने के चांसेस हैं सर? रोबोटिक सर्जरी के अंदर जो है स्कोप बहुत ही ट्रेमेंडसली इंक्रीज होगा जी, क्योंकि आज हमारी शरीर है जी। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि बेटा बाकी सब चीजें बाद में, पहले अपना शरीर है। बिल्कुल सही बात। ये हर माँ बाप, पहला सुख निरोगी का। बिल्कुल हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन वेल्थ। जी सर, बिल्कुल, ये एक कहावत है। वैसे ही हर इंसान अपने बॉडी के लिए, अपनी सर्जरी के लिए बेस्ट चीज चुनेगा जी सर, कि मुझे बेस्ट चीज खानी है जी, बेस्ट चीज करवानी है जी सर। तो अगर बेस्ट की बात करें तो वो रोबोटिक सर्जरी है जी। वो बेस्ट क्यों है कि रिकवरी अपनी जल्दी हो जाएगी। तो वो बेस्ट हर इंसान चाहेगा। जैसे जैसे इंडिया विकसित भारत जो हमारा चल रहा है, इंडिया बढ़ रहा है जी सर, तो उसके अंदर जो है ट्रिमेंडसली रोबोट का स्कोप है और ट्रिमेंडसली लोग जो है इसको ऑप्ट करेंगे और इसमें करवाएंगे। सर, आने वाले टाइम में इन्वेस्टिगेशंस में भी इस मेथड को यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, आज की डेट में जो इन्वेस्टिगेशंस है, जो हम
अपन जो ब्लड इन्वेस्टिगेशंस लेते हैं, जी बिल्कुल, इवन सोनोग्राफी जो अपन करते हैं, उसके अंदर भी एआई और रोबोटिक सिस्टम जो है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। वो भी हम चाहेंगे कि धीरे धीरे जो है विनायक हॉस्पिटल जोधपुर के अंदर और जोधपुर वासियों के लिए हम वो भी चीजें जो है अप्लाई करने की कोशिश करें। सही बात है सर, कमाना एक तरफ और जो कमाने के साथ साथ लोगों के हित को बहुत प्रायोरिटी पे रखना, वो एक बहुत बड़ा नजरिया है। नहीं मैम, हमारे जो डायरेक्टर हैं उनका विजन यही है जी कि उन्होंने अपनी एमएस, अपनी एमबीबीएस जो है जोधपुर मेडिकल कॉलेज से की है, जोधपुर में रहकर करी है। जी सर। तो उन लोगों का विजन यही है कि जोधपुर के लोग और जोधपुर के आसपास के लोगों को ज्यादा दूर ना जाना पड़े फॉर दीज हाई डेफिनेंट सर्जरी लाइक रोबोटिक सर्जरीज, उनको बाहर ना जाना पड़े क्योंकि बाहर जाने में आने जाने का खर्चा भी लग जाता है, वहां आप स्टे करते हैं उसका खर्चा लग जाता है, 3 दिन रुकेंगे उस हिसाब से खर्चा लगेगा, फिर मेडिसिन, फिर वापस विजिट के लिए जाना बार बार, तो वो अगर सब यही मिल रहा है तो क्यों हम प्रेफर करेंगे। फॉलो अप में प्रॉब्लम आती है। जी सर बिल्कुल, तो वो फॉलो अप हमारे घर के अंदर ही और हॉस्पिटल के अंदर घर जैसा एनवायरनमेंट मिलता है, वही जोधपुर के जो लोग हैं वही सब कुछ वो मिलता है। तो एक पेशेंट की रिकवरी अपने लोगों के बीच में बहुत जल्दी हो जाती है। बिल्कुल होती है मैम, बिल्कुल। जी, एक वो उनको जो सेटिस्फेक्शन, मेंटल जो सेटिस्फेक्शन है वो यही मिलेगा। वहां जाके सोचेगा कि मेरे पास में 2 ही लोग हैं और यहाँ सोचेंगे कभी कोई मिलने आ गए, तो उस हिसाब से एक वो जल्दी रिकवरी होती है। सर, आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपके लिए बहुत मेमोरेबल रहा हो अब तक की आपकी इस सफर में? मैम, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं एक ऐसी जनरेशन के अंदर डॉक्टर हूं या सर्जन अपन कहेंगे कि मैंने ओपन सर्जरीज, लैप्रोस्कोपिक, लेजर और अब रोबोटिक सारी फेसेस देखे हैं। जी सर। तो इसके अंदर जब मैं ओपन से लैप्रोस्कोपिक पे गया, लैप्रोस्कोपिक से जो है लेजर लैप्रोस्कोपिक करते करते जो मैं सूचरिंग कर रहा था जी, जो अंदर जो हम दूरबीन द्वारा जो सूचर लेते हैं, वो जब मैंने रोबोट से करना स्टार्ट किया जी, तो एक प्रेसाइज और बहुत ही अच्छे से बिना ब्लीडिंग के जो है मैं सूचर ले पा रहा था। तो वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा रोबोट से। और उससे मैंने पेशेंट की रिकवरी में भी, जब मैंने सुबह उससे मिला या उसके 4-5 घंटे बाद जब मैं उससे मिला, तो उसकी रिकवरी उसके चेहरे पे, उसकी मूवमेंट्स पे और उसके वे ऑफ टॉकिंग पे, उसके एक्सप्रेशंस पे मुझे दिखी। तो ये एक्सपीरियंस जो है मेरा रोबोटिक सर्जरी से बहुत अच्छा रहा और वो बेटर फॉर पेशेंट है। तो एक सर्जन के लिए इससे ज्यादा सेटिस्फाइंग कोई भी चीज नहीं है कि उसका पेशेंट विद इन 2 to 3 आवर्स वो उसके सामने बैठा है और वो कह रहा है कि मेरी छुट्टी कर दो आप। जी बिल्कुल। और हम उसको कह रहे हैं कि आप थोड़ी देर रुक जाइए, 5-6 घंटे थोड़ा रुक जाओ, उसके बाद आपकी छुट्टी कर देंगे। एंड ही इज सेइंग कि, और शी इज सेइंग कि मुझे घर भेज दीजिए। जी बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति है। हाँ। तो ये बहुत अच्छी चीज। बिल्कुल सर, इसमें अभी आपने स्यूचरिंग की एक छोटी सी बात की थी, उसके लिए मुझे पूछना है कि स्यूचर्स जब रोबोट लगा रहा है, आप उनको गाइड करें, तो वो थ्रेड वाले यूज कर रहे हैं कि स्टेपलर यूज कर रहे हैं? किस तरीके के स्यूचरिंग आप उसमें करते हैं? ये ओपन करने वाले कर रहे हैं कि एब्जॉर्ब अपने आप हो जा रहे हैं, वो वाले कर रहे हैं? देखो, अंदर जो है मोस्टली एब्जॉर्बेबल लगते हैं कि वो बाद में निकालने ना पड़े, बट हर सर्जरी के अलग अलग है। जैसे मैं हर्निया सर्जरी कर रहा हूं या कोई प्रोस्टेटेक्टमी चल रही है, हिस्टेरेक्टमी चल रही है, तो अलग अलग सूचर डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गन वो अलग अलग। इतनी फाइन वो निडल होती है, उसको किस तरीके से रोबोट होल्ड कैसे कर लेता होगा? वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो रोबोट के आर्म्स में होते हैं और जो मेरे जो हैंड्स का मूवमेंट है, जैसे मेरा ये मूवमेंट है, वही मूवमेंट उसके अंदर चल रहा होता है। ओके। तो जब तक मैं ये मूवमेंट नहीं करूंगा तब तक वो भी मूवमेंट नहीं करेगा। जी बिल्कुल। क्यों? जो अपना ऑर्गन मस्कुलर ऑर्गन होता है और वो तो बिल्कुल बोन का एक बोनी स्ट्रक्चर है, तो वो किसी भी चीज को होल्ड करेगा तो वो स्लिप वगैरह कुछ नहीं, वो ही नहीं होता। इसके अंदर जो हमें प्रॉब्लम लैप्रोस्कोपी में आ रही थी, वो प्रॉब्लम अब रोबोटिक्स के अंदर प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हुई, क्योंकि रोबोट एक अच्छे तरह से उसको होल्ड करता है और हमें पूरी तरह से हेल्प करता है। जैसा हम चाहते हैं, जैसा हम मूवमेंट चाहते हैं वही मूवमेंट होता है, उसके अलावा कोई आसपास इधर उधर कोई मूवमेंट नहीं होता। ओके, बहुत ही सर ने बड़ी बड़ी बातें बताई, जो तो आज ही पता चली है कि इतना फाइन काम एक रोबोट बहुत ही खूबसूरती से कर सकता है। सर, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे, किस तरह से एनकरेज करना चाहेंगे कि वो ये सर्जरी के लिए प्रोसीड करें, या उनको ऐसा क्या करना चाहिए, पोस्ट ऑपरेटेड भी पेशेंट्स में क्या करना चाहिए? जाते जाते सर ये थोड़ी सी बता के देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि जोधपुर के अंदर इस तरह की सर्जरी उपलब्ध है, रोबोटिक सर्जरी उपलब्ध है। और ये एक मिथ है, मैं वापस बोलूंगा कि
रोबोट सर्जरी कर रहा है, सर्जरी सर्जन ही कर रहा है, बट उसको यूज कर रहा है, वो एक स्लेव है, मास्टर सर्जन है जी। तो इसके अंदर जो है मिनिमल पेन है, मिनिमल ब्लीडिंग है, फास्ट रिकवरी है। और आज की डेट में हमारी बॉडी, हमारे हर इंसान के लिए सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ उसकी जो बॉडी है उसकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप सर्जरी ऑपरेट करवाएं अपनी, तो रोबोट की मदद से और रोबोटिक सर्जरी का आप लाभ लें, उससे आपको ज्यादा फायदा होगा। ये बिल्कुल सेफ है, प्रेसाइज है, ब्लीडिंग ना के बराबर है, कॉम्प्लिकेशन ना के बराबर हो जाती है इसके अंदर, और इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा फायदा है। तो कन्वेंशनल और पुरानी सर्जरी पे ना जाएं और रोबोटिक सर्जरी का लाभ लें, और अपने ही शहर में लें, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी हम पूरी आपको वो गारंटी देते हैं कि इधर आपका इलाज बहुत अच्छे से हो सकता है। बिल्कुल, और इतने अच्छे हमारे डॉक्टर साहब हैं जो इतना प्यार से हमको ये समझा दिए कि किस तरीके से ये सर्जरी यूजफुल है, तो हम क्यों दूसरी जगह जाएंगे। तो सर ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज हमने डॉक्टर साहब से बहुत ही अच्छे तरीके से साधारण शब्दों में सीखा कि किस तरीके से रोबोटिक सर्जरी दूसरे जो सर्जरी के मेथड से उससे ज्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए। तो आज के लिए बस हमारे शो में इतना ही। ये थे डॉक्टर सौरभ त्रिवेदी सर जो विनायका हॉस्पिटल में हैं और एक बहुत ही अच्छे रोबोटिक सर्जन हैं। आज के लिए शो में बस इतना ही। मैं हूं आपकी होस्ट रीना शर्मा। आज के शो में लेते हैं विराम। धन्यवाद।